बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज पुलिस और पीटीआई के दरमियान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कशीदगी कायम रही, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की इतलात आई। ताहम सरकारी ज़राए की जानिब से इस बात की तरदीद कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आज कहा गया कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मुजाहिरीन को एहतजाज की मुनासिब जगह दे दें, दफ़ा 144 पर अमल को यकीनी बनाया जाए, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की भी मुतज़ाद इतलात मौसूल हुई। ज़राए जी बाखबर ज़राए, मुसद्दिक़ा ज़राए, गैर मुसद्दिक़ा ज़राए, सिक्योरिटी ज़राए, सरकारी ज़राए, गैर सरकारी ज़राए के हवाले से मुख्तलिफ़ इतलात हैं। असल जो अहम बात है वो ये है कि एहतजाज कल से आज तक अभी तक तहरीक इंसाफ का जारी है। दूसरी बात यह है कि इसमें खुदा का शुक्र है कि कोई गोली नहीं चली, कोई ऐसा सानिया नहीं पेश आया जिसके नतीजे इंसानी जानें नहीं गई। दुकानें बंद हैं, पथराव हो रहा है और गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और बाकी सारे मामला और बड़ा भरपूर एहतजाज उन्होंने अपना तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड कराया है और भरपूर एहतजाज। अब यहाँ तक तो मामला हो गया ठीक। अब इससे आगे जो है वो ये देखना है कि जैसे मैंने कहा कि कल से लेके आज तक जो है उनके कारकुन भी ज़ख्मी हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्स भी पथराव हुआ है, दुकानें भी टूटी हैं, लोग परेशान हाल हैं सारे। यहाँ तक तो हो गया ठीक मामला। अब यह है कि अब ज़रा थोड़ी से बैठ के अब इसको सब सुकून से आराम से इसको मामलात को देखें और मेरा ख्याल है कि इसमें जो तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल से अब पहल करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना मुकम्मल अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ भी कर ली, उनका एक वोट बैंक भी है, उनका सारा। अब यहाँ पे जाके ज़रा क्योंकि देखें बात ये है कि ये जो अरेंजमेंट है, सिस्टम है, तो गायब है, ये तो नहीं है, ये तो सिर्फ मौजूद है उस पर। बाकी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस। अब देखें जो वाक़या पेश आया, फिर शहादतें हुई हैं दोबारा। हमारे बड़े बहरान हैं, मुल्क के बड़े बहरान हैं, तो उसमें अभी जो पुलिस वाले हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी, वही पुलिस वाले उसी क्लास के हैं जिस क्लास से वो बेचारे जो एहतजाज करने वाले कारकुन हैं वो उनको मार रहे हैं उनको। तो यहाँ पर और जिनकी गाड़ियाँ जल रही हैं वो भी जो है वो भी तकलीफ़ में, जो ताजिर आज यहाँ पे गए। तो मेरा ख्याल है कि अब ऐसी जगह आ गई कि भरपूर देखें उनका वोट बैंक मौजूद है, इस पर कोई शक नहीं। उन्होंने एहतजाज भी भरपूर करवाए। अब इससे आगे जो है, इससे आगे के वो मामलात और किसी तरफ चले जाएं, कोई इंसानी जानें चली जाएं, कोई नुकसान हो जाए, कोई यहाँ पे जो मनाजिर जा रहे हैं दुनिया, तो यहाँ मेरे ख्याल से अब मेरा ख्याल है कि वो तो देखें वो तो आराम से बैठे हैं ना अरेंजमेंट में लोग, उनको तो कोई इशू तो ट्वीट कर दिया वो कर दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है, अब उनको ज़रा थोड़ा सा पीछे हट के देखना है कि वो आगे क्या करते हैं। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वो इस भरपूर एहतजाज के बाद, मैंने कहा ना कल से लेके आज तक उनके सारे कारकुन, बहुत कारकुन पहुँचे उनके, और उन्होंने यहाँ पर जो है वो आगे आते थे। अच्छा, पुलिस ने भी बड़ा रिस्ट्रेन किया। ये शेलिंग वेलिंग ये तो होता है, लेकिन पुलिस ने भी किए, उन्होंने भी किया। ना ऐसा वाक़या कोई पेश आया कि पुलिस के सर पे हमें नज़र आए कि खून खून हुए हैं, ना बहुत ज़्यादा मुजाहिरीन को ना हो। तो उनकी ख़वातीन भी सारी रात और कारकुन भी सारे और पुलिस वाले भी। तो ये एक आप समझें कि एक एहतजाज जो है वो हो गया। इससे अब कहते हैं ना पीछे, अब यहाँ क्योंकि इससे आगे पे नुकसान है, सबका नुकसान है। ये बाद नुकसान ऐसे होते हैं वो किसी एक का नहीं होता, वो सब बाद दफ़ा विन विन होती है ना, बाद दफ़ा लूज लूज, सब हारते हैं उसमें। तो यहाँ से अगर आगे जाएंगे ना तो कोई नहीं जीतेगा, सबकी शिकस्त होगी। तो मेरा ख्याल है कि अब चूँकि फ़ैसला जो है उन्होंने करना है और उसमें तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और पुलिस को भी आजमाइश में नहीं डालना कि भाई वो उनको पकड़ लिया। ये मैंने कहा ना आपसे, दोनों तरफ से बड़ा अच्छा रिस्ट्रेन हुआ है, पुलिस की तरफ से भी
हमें कोई मंजर ऐसा नज़र नहीं आया कि कारकुन ज़ख्मी हो गए हैं, सर फट गए हैं, लाठी नहीं, उन्होंने भी रिस्ट्रेन किया। शेलिंग वेलिंग ये तो होता है ऐसे मौक़ों में, और कारकुनों ने भी ऐसा नहीं कि पुलिस वाले को पकड़ लिए और ऐसे मनाज़िर नज़र नहीं आए। तो ये बस अब इससे आगे जो है, क्योंकि सड़कें बंद हैं, शहर बंद हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत और हुकूमत तो है ही नहीं ना। वो तो सारे, मैंने चेक किया कि कौन कितने वज़ीर आए, तो इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से कोई एक आधी वज़ीर थे, बाकी तो सारे अपने अपने इस्लामाबाद में नहीं थे, हुकूमत नहीं थी यहाँ पे अमलन। तो अब इंतज़ामिया बात कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस बात कर रही हैं, अदालत दरमियान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा मुनासिब फैसला दिया कि भाई इनको कोई जगह दी जाए एहतजाज की। मतलब इसको अफ़वाम व तफ़हीम से मेरे ख्याल से इस मुज़ाकरात जारी हैं, और शायद कुछ देर में ऐसी कोई बात सामने आए जिसके नतीजे में जो है वो ये मामलात किसी अफ़वाम व तफ़हीम की तरफ आगे बढ़े, ठीक है, और नुकसान हो, ना जानी नुकसान हो, ना माली नुकसान हो, ना ये कि मैसेज ख़राब जाए दुनिया को कि भाई क्या हो रहा है इनके यहाँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, और ये इसकी भी कभी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पता नहीं ये 5,000 रुपया रोज़ का किराया कंटेनर का या 10,000 रुपये किराया है, ये कंटेनर्स का भी एक कारोबार है, इसके पीछे भी कहानी है जो कभी ना कभी खुलेगी। ये कंटेनर्स क्यों इतने सारे एकदम से लग जाते हैं और पड़े ही रहते हैं यहाँ पे हर वक्त इस्लामाबाद में, तो ये भी कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। वो रखे भी होते हैं ना कंटेनर्स, तो भी बाहर से आने जाने वाले लोगों के लिए कोई अच्छा मैसेज तो नहीं है। जब कुछ, मेरा ख्याल है कि इसको हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी शायद बनानी चाहिए कि भाई ये तो अच्छा नहीं मैसेज आता। मतलब है कि इतना खूबसूरत शहर है इस्लामाबाद, तो उसमें कंटेनर्स ही कंटेनर्स लोहे के रखे हुए हैं। तो देखें, बहरहाल अब ये तो मामला अभी अफ़वाम व तफ़हीम से उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हल हो जाए। दूसरी जो बात है, देखें, मैं तो इस बात पे बहुत शिद्दत से, यानी मैं परेशान हूँ इस बात पे कि इतना कुछ हो रहा है आसपास, और हमारे यहाँ जो है ये क्या तमाशा लगा हुआ है, और ये क्या मैनमेड कर रहा है। इश्यूज़ वही हैं, इकॉनमी, ये आप देख रहे हैं इकॉनमी कहाँ जा रही है हमारी, इसके नतीजे में ये जो पीछे हालात हैं सारे, जिनका पैसा बाहर है उन्होंने बाहर भाग जाना है, जिनका भी है, चाहे वो सियासी हो, गैर सियासी हो, जो भी लोग हों यहाँ के, बाकी लोगों ने तो यहाँ रहना है भाई, इन्वेस्टमेंट्स करनी है। आप ये इकॉनमी का आपने कैसे, FBR ने टैक्स नेट बढ़ाना है, क्या करना है, आमदनी होगी तो टैक्स देंगे। तो ये है कि वो इशू, और दूसरा सिक्योरिटी का इशू, वो कांस्टेंट है। मैंने आपसे ना, ये कांस्टेंट इश्यूज़ हैं, इकॉनमी, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट, ये कभी ख़त्म नहीं होते मुल्कों के, ये हमेशा रहते हैं, या ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी किसी मैशत आगे हो गई, पीछे हो गई, कभी सिक्योरिटी क्राइसिस ख़त्म हुआ, बढ़ गया, ये हमेशा कांस्टेंट्स हैं। ये तो वो कांस्टेंट आप छोड़ के, सोशल अनरेस्ट, कोई अवाम आपके खुश, मुल्क में सुकून रहे, उसको छोड़ के ये क्या शुरू हो गया। तो इससे जितना जल्दी निकले मेरे ख्याल से हमारे लिए उतना अच्छा है। और इसमें फ़तह और ये हो गया जी, शिकस्त हो गई, उसको शिकस्त नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और लोगों के जो मैंडेट है उनको भी एहतराम होना चाहिए, जो जिनको मिला है उनको भी देखना चाहिए, उनका भी सब इसमें जो है ना। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि इंतज़ामिया और PTI हुकूमत थी ही नहीं दरमियान में कि जो मुज़ाकरात का। अब देखें, जब तारुल कादरी साहब आए थे जी, तो आपको याद है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो सारे वहाँ फारूक नाइक साहब, कमर जमा कायरा, ये उस वक्त मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून के भी सारे लोग सारे पहुँच गए थे, मुज़ाकरात किए थे। पॉलिटिकल क़यादत का काम होता है। और वो यहाँ से उनका जो एहतजाज था 2013 वाला या 14 के आगाज़ वाला गालिबन, तो वो जो है वो यहाँ से चले गए थे। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है, वो आगे आते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, सारे मामलात को निपटाते हैं। वो पीछे बैठे हुए हैं, और मतलब आगे सिक्योरिटी फोर्स से पुलिस आगे आई हुई है, वो इंतज़ामी है भाई, उन्होंने तो करना है। मगर ये पॉलिटिकल इश्यूज़ कभी अदालत, देखिए अदालत में भी नहीं जाने चाहिए, ना ही अदालतों के पास जानी चाहिए, ये सियासी इश्यूज़ हैं, पावर गेम है। तो बस उम्मीद करते हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरी जो बात है, ये जो मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है जी, तो उस इलेक्शन को ज़ाहिर पाकिस्तान का एक नुक्ता नज़र है, बड़ा स्ट्रॉन्ग नुक्ता नज़र है आर्टिकल 370 के हवाले से। और वो जो है आर्टिकल 370 जो 2019 में, वो जो है उसके, यानी जो पाकिस्तान का स्टांस है वो चाइना का भी है, वो बाकी, और वो
अच्छा, कश्मीर का हमने, कश्मीर के लोगों को तो बड़ा सुकून चैन है भाई, उनका क्या ताल्लुक है इस आर्टिकल 370 से? आर्टिकल 370 से मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूं तो उनके लोगों का तो इशू नहीं है ना, उनके लोगों का तो इशू नहीं है। तो ये आर्टिकल 370 पे जब उनके लोग खुश हैं तो फिर हमें क्या परेशानी है? अब जनाब ये आर्टिकल 370 को इशू ले मेन अपने इलेक्शन का एजेंडा लेके ये जनाब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला साहब और ये जो वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं गालिबन, वो आर्टिकल 370 को लेके इलेक्शन में उतरे और जीत रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे और जीत रहे हैं। बीजेपी आ रही है, यानी किसने कहा था बीजेपी को कि इलेक्शन करवाओ? अच्छा, ये एग्जिट पोल्स हैं, यानी आप ये देखें कि एग्जिट पोल्स अभी तक जो आ रहे हैं वहां से, तो मैं तो एक तो हरियाणा के अंदर ये अजीब हुआ है तमाशा। अच्छा जी, 32nd ये बीजेपी प्रोजेक्टेड टू मिस थर्ड टर्म, ये जनाब हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस वहाँ जीत रही है। अच्छा, इंडिया टुडे को देखें 33rd स्लाइड, इंडिया ब्लॉक अहेड, महबूबा मुफ्तीज बीजेपी क्रैशेस। अच्छा जी, टाइम्स ऑफ इंडिया हरियाणा इलेक्शन एग्जिट पोल, कांग्रेस एक्सपेक्टेड टू स्वीप हरियाणा, टॉप डेवलपमेंट्स वहाँ से। उसके एग्जिट पोल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिडिक्स कांग्रेस गवर्नमेंट इन हरियाणा, एज फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तो 370 के ऊपर ही तो इलेक्शन हुआ है, ये 370 के ऊपर ही तो इलेक्शन हुआ है। एबीपी लाइव सारे मीडिया के उनके पोल्स 36th प्रेडिक्शन शो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस टू अटेन मेजॉरिटी इन जम्मू कश्मीर 40-40। ओ भाई, ये इसी पे तो 370 भी तो इलेक्शन हुआ है। ये मैं आप इसका दिखा के, जाहिर है इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे 370 पे ही तो। ये देखें इन्होंने क्या कहा था 37 द हिंदू, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड विल बी रिस्टोर्ड। इसी को लेकर तो ये आगे आए थे उमर अब्दुल्ला, ये इसी पे तो वो आगे आ गए। और ये उसके बाद इंडिया टुडे थोड़े दिन पहले, जम्मू कश्मीर में पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट एंडिंग आर्टिकल 370 आफ्टर पोल्स। तो वो 370 को लेके उन्होंने इलेक्शन की कैंपेन बनाई है और 300 वो आगे आ गए। अभी तक एग्जिट पोल्स जितने आ रहे हैं वहाँ से, तो वो तो यही है। अब फाइनल रिजल्ट आता है तो हम उस पर कोई बात करेंगे, लेकिन ये तो अजब हुआ है सिलसिला, अजीब मामला हो गया भाई। बीजेपी सोच रही होगी कि ये कैसे, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी होता है ना, किसने कहा था इलेक्शन और इलेक्शन होगा, ये वो सारा वो जीत गए। वो जो उन्होंने कहा था पहले, उसमें आते ही हम जो है इसको 370 में फैसला करेगी पार्लियामेंट। तो देखते हैं क्या होता है, हंग पार्लियामेंट आती है क्या होता है, लेकिन एक रौला है। ठीक है, तो 370 के ऊपर ही वहाँ पे जितना वोट इनको पड़ा है वो 370 पे ही पड़ा है, आर्टिकल 370 पे ही वोट पड़ा है। तो ये इशू नहीं है क्या आर्टिकल 370? मकबूजा कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 पे वोट दिया है ना, तो ये इशू नहीं है क्या? अच्छा, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है पड़ोस में। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो मामला है वो है कि ये जो एक ही कैनवस में मैं तो लेता हूँ ना कि सारी वाक़यात जो हैं, ये जंग फैल रही है बहुत शदीद, जो गज़ा में 1 साल होने को है, 1 दिन रह गया, और उसमें याहिया अनवर का कुछ नहीं पता। कई सुरंगें मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं गज़ा के अंदर, कितने लोग शहीद हुए, कितने बचे, कोई ख़बर नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ गज़ा में। और इस दौरान जो है वो पिछले चंद रोज़ से हाशिम सफ़ीउद्दीन से रब्ता नहीं हो रहा, जो हिज़्बुल्लाह के नए कायद थे। तो वो उनके बारे में जो मुख्तलिफ वहाँ के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी शायद वो पहले ही उनका नाम आगे लेकर आ गए थे, लेकिन ये कि वो भी शायद उस जो वाक़या था उसी में शायद वो जो है पहला जो अटैक हुआ था। कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो हयात हैं, लेकिन बहरहाल उनसे रब्ता नहीं है, पिछले कई दिनों से एक रब्ता उनसे नहीं हो पा रहा। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो
ईरान के वज़ीर ख़ारजा, जी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कल बैरूत में थे, और बैरूत में उन्होंने स्पीकर से भी मुलाकात की, और स्पीकर से मुलाकात करने के बाद जो है वो उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की, और फिर वहाँ पर उन्होंने सदर से भी मुलाकात की। और यकीनन वो जो हिज़्बुल्लाह के और बाकी लोग हैं उनसे भी, उनके साथ हिलाल अमर के भी कल हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे नबी बेरी से भी मिले और माइकल यान से मिले। तो उन्होंने जो है वो उसके बाद ये हुआ कि वो आज दमिश्क पहुंच गए, सीरिया, और दमिश्क में ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बशारुल असद से, सदर बशारुल असद से मुलाकात की, उनके वज़ीर ख़ारजा से भी की और बशारुल असद से भी की। अच्छा, अब इसमें जो है वो उनका अगला जो अपीयरेंस है वो हो सकता है वापस तेहरान में हो सकता है किसी और मुल्क वो जाएं, लेकिन ये कि वो ये मुलाकात, अभी हम यहाँ रुकते हैं कि वो लेबनान से वो आए और दमिश्क आए। ये जो बशारुल असद हैं ये 2015 में, 2013-14 में तो प्रेसिडेंट ओबामा ने कह दिया था कि ये गए, रेड लाइंस क्रॉस हो गई और ये बस इनको किसी भी वक्त हिट करना है, और वो सीरियन फ्री आर्मी और ये जो भी था 12। तो वहाँ के उसके बाद रशिया को बहुत सालों के बाद एक एंट्री मिली मिडल ईस्ट में या वेस्टर्न एशिया में, और वो मिली 2015 में। रशिया यहाँ पे एंटर हुआ और मुकम्मल तौर पे एंटर हुआ, यानी उसकी बड़ी फौज भी है, उसकी एयरफोर्स भी आई, फिर वैगनर ग्रुप आगे पीछे, और रशिया प्रॉपर एंटर हुआ। और बशारुल असद जो हैं वो जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे, हम पहले भी बता चुके हैं कि मिलिट्री बेसिस उनकी कायम हुई, मिलिट्री बेसिस भी आ गई और बाकी सारा मामला। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये ज़हन में रखें कि सामने जो है वो अमेरिका तो खुल के इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका भी एक अजीबोगरीब पोजीशन में आ गई है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, पहले मैं ये सीरिया पे बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको बताऊँ प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ क्या हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ईरान हमला ना करे, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे इसराइल हमला ना करे, पहले तो ये बात की थी उन्होंने, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे इसराइल हमला ना करे। अब उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, और वो ये था कि ईरान के जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर भी इसराइल हमला ना करे। तो कहाँ करे फिर, कहाँ, मतलब ना न्यूक्लियर पे करे ना उनके ऑयल रिफाइनरीज पे करे, तो कहाँ करे, मतलब कोई जगह बता दें, मतलब कहाँ क्या करे फिर, ठीक है। तो वो जो आयतुल्लाह खामेनी है रहबर, वो आके पूरे ओपन उसमें सारे अपने जनरल्स के साथ और उन्होंने कल खुतबा दिया, तो इसराइल कहाँ करे तो बता दें उनको। तो अच्छा, उधर जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि 1 मिनट हट जाओ, अगर हमला करना है तो न्यूक्लियर पे करना, और शर्म आनी चाहिए बाइडेन को कि इसराइल को रोक रहा है हमला करने से। अब बाइडेन कह रहे हैं कि हमला ना करो, और ट्रंप कह रहे हैं करना है तो न्यूक्लियर पे करो। ये ऑयल रिफाइनरीज पे क्या होता है हमला? अब एक नया रौला। अच्छा, वो रौला जो है वो ये है, 12वीं स्लाइड, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल शुड अटैक ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और ये टाइम्स इंग्लैंड लंदन। और उधर से 9th स्लाइड देखें अगर, तो बाइडेन सेज कि जी इजराइल शुड कंसीडर ऑल्टरनेटिव्स टू हिटिंग ईरान ऑयल फील्ड्स। वो किधर जाए इसराइल, क्या करे, ठीक है। ब्लूमबर्ग 7th, बाइडेन डिस्करेजेस इजराइल फ्रॉम अटैकिंग ईरान ऑयल फील्ड्स। अच्छा, ट्रंप कह रहा है न्यूज वीक 11th, इसराइल शुड हिट ईरान न्यूक्लियर साइट फर्स्ट। मतलब बाद में अजीब एक तमाशा जो है ना वो बन गया है कि एक आदमी कह रहा है इधर करो, दूसरा आदमी कह रहा है कि दोनों जगह नहीं करो, कह रहे इधर क्या करोगे, सीधा न्यूक्लियर पे करो। 1 महीना रह गया
1 महीने से भी कम इलेक्शंस में। रशिया कहाँ है इसमें? कहीं ना कहीं इसमें रशिया का बहुत एक्टिव रोल है। रशिया लेकिन सामने नहीं, अभी तक ये जंग जो है, ये अगर अमेरिका है तो रशिया और चाइना भी हैं, वो खुल के नहीं हैं। लेकिन आप रशिया का ये जहन में रखें, और रशिया जो है उसके साथ फिर चाइना है, और चाइना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है वो अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन जो रशिया ने पेश किया है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस के धमाकों की तहकीकात की जाएं, जो कि 2022 में हुए थे। ये वो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस हैं जो बाल्टिक सी से डायरेक्ट, जो रशिया से यूक्रेन को छोड़ के डायरेक्ट जर्मनी, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2, हम इस पर बड़ी बात कर चुके हैं, और उनको धमाके से उड़ा दिया गया था। और धमाके से उड़ा दिया गया था। सीमोर हर्श और बाकी लोगों ने कहा था कि ये जो है इनके पीछे विक्टोरिया न्यूलैंड और सीआई है, उन्होंने कोई तस्दीक तरदीद तहकीकात होनी थी सारी। लेकिन चाइना की तरफ से ये आज कहना 23rd सिक्योरिटी काउंसिल में कि नॉर्ड स्ट्रीम एक्सप्लोजन्स की तहकीकात करवाई जाए, ठीक है, 23rd स्लाइड में कोट कर रहा हूँ और फिर 24th भी कोट कर रहा हूँ, ठीक है। चाइना एंड वाई urges सिक्योरिटी काउंसिल टू कीप अटेंशन ऑन प्रोब ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम एक्सप्लोजन्स। अच्छा, तो ये जो है ये रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, बाकी मुल्क, सीरिया पे आते हैं ना वापस। सीरिया में, सीरिया ने यहाँ पे रशिया आ गया और रशिया की बेसिस बन गई। सीरिया ने आज ब्रिक्स में जाने की दरख्वास्त दे दी है कि हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं। सीरिया भी, सऊदी अरेबिया भी है उसमें यूएई भी है, इजिप्ट भी है, पाकिस्तान भी जाना चाह रहा है, बाकी मुल्क भी जाना चाह रहे हैं, अब उसमें सीरिया भी आना चाह रहा है। तो सीरिया ने, और ये ब्रिक्स तो ज़ाहिर है चाइना और रशिया तो कोई इशू नहीं, सीरिया भी आना चाह रहा है। और सीरिया की एक बात जो है वो जहन में रखनी चाहिए हमें कि रशिया पे आते हैं ना। पहली बात तो ये कि रशिया जो है वो इसराइल के कोई 20% या 25%, 20% तो लाजमन, कम से कम 20% उनके जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो रशियन ओरिजिन के हैं, रशियंस हैं। इसराइल की आबादी जो है उसकी 20% आबादी जो है वो रशियन स्पीकिंग है। और प्यूटिन जो है, जैसे प्यूटिन ने एक दफ़ा ये बात की थी ना कि यूक्रेन हमारा ही हिस्सा है, तो प्यूटिन ने आज तक 2 ही मुल्कों के बारे में बात की है। ये एक उन्होंने बात की है यूक्रेन के बारे में, और दूसरी प्रेसिडेंट प्यूटिन ने बात की है इसराइल के बारे में। वो एक उन्होंने ये कहा कि ये इसराइल जो है ये तो तकरीबन हमारा ही हिस्सा है। अगर हम स्लाइड्स यहाँ पे हमारी टीम वो दिखा दे तो उन्होंने ये माजी में 2-3 दफ़ा ये 4th और 6th ये 2019 में इन्होंने कहा कि इसराइल इज़ अ रशियन स्पीकिंग कंट्री। वहाँ की 20 से 25% आबादी रशियंस है, ओलिगार्क्स हैं, बहुत पैसा है। और उसके बाद जो है वो ये 6th अगर हम देखें, प्यूटिन सेज, जेरूशलम पोस्ट कि इसराइल जो है उसने वो रशियन स्पीकिंग स्टेट है। तो टाइम्स ऑफ इसराइल और जेरूशलम पोस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दरमियान में एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसराइल के ऊपर आप इन्फ्लुएंस देखें रशिया का, कि एक तो उनकी जो ज़बान है, उनके यहाँ लोग हैं वो रशियंस हैं, वो 20 से 25% लोग, इतने ज़्यादा कि प्यूटिन कह रहे हैं कि ये तो रशियन स्पीकिंग कंट्री है, इब्रानी ज़बान नहीं बोली जाती, यहाँ तो रशियन बोली जाती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि खुल के चाइना ने और रशिया ने एक पोजीशन ली है फ़लस्तीन के हक़ में, और रशिया ने
चंद रोज़ पहले रशिया में और चाइना में पोस्ट ये गज़ा सीज़ फायर की जब बात हो रही थी तो उसमें उन्होंने सारे फ़लस्तीनी ग्रुप्स को बुला के बिठा के, और वो ठीक है, अबू माज़िन जो महमूद अब्बास के बारे में तो पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो काम करते थे KGB के लिए, इल्ज़ाम लगता रहा, और ये सारा तो सोवियत दौर से वो पुराने उनके PLO दौर से सोवियत यूनियन के वो करीब हैं। लेकिन इसमें एक और इशू भी है, वो ये है कि जो तमाम का तमाम ऑयल है, इसराइल का अपना ऑयल, मैंने कल कहा था ना कि गोल्डा मेयर ने कहा कि मैं ऐसी जगह फेंक दिया कि जहाँ तेल ही नहीं है जी। एक हमें जगह में मिली तो ऐसी मिली जहाँ तेल ही नहीं है, तो फिर तेल कहाँ से आता है? तेल जो है वो आता है बाकू तिबलिसी, अगर हम मैप दिखाएं इस पे, बाकू तिबलिसी सेहान पाइपलाइन, यानी ये शुरू होता है कैस्पियन से, सबसे ज़्यादा तेल जो है वो आता है कैस्पियन से, फिर उसके बाद वो चलता है तिबलिसी जॉर्जिया, फिर वो आता है टर्की, टर्की से फिर वो मेडिटेरियन के थ्रू जो है वो टैंकर वैंकर इसराइल पहुंच जाता है। सारा का सारा जो ऑयल है इसराइल का या फिर काज़ाक कंसोर्शियम है। जिस वक्त रशिया का दिल किया, रशिया ने ऑयल बंद कर देना है इसराइल का। ये जो बाकू तिबलिसी से एलन पाइपलाइन है, तो इसराइल को पता है कि बहुत थोड़ा सा जो जेट उनका फ्यूल है वो अमेरिका देता है, वो खास जो F-35 के लिए तैयारों के लिए, बाकी सारा जो ऑयल है, अच्छा अरब मुल्क भी नहीं दे रहे, यहाँ से नहीं आता, यहाँ से थोड़ी पाइपलाइनें बिछी हुई है कोई, वो ऊपर से घूम के आता है इसराइल से, वो टर्की, टर्की फिर यूरोप के लिए जो तेल भेजता है उसमें से कुछ ये टैंकर नीचे आ जाते हैं। ये सारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है रशिया का। अच्छा, इसी दौरान जो है, मेरे ख्याल वक्फे का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे एक खुल के नया महाज, और अच्छा ये महाज बड़ा अब ये अजीब तरफ जा रही है बात, क्योंकि उन्होंने कहा ऑयल पे ना करें, रशिया इसराइल कह रहे हैं ऑयल पे भी ना करें, इधर भी ना करें, तो फिर क्या करें, कहाँ मतलब, और उधर जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा चलते फिर इसमें इनिशिएटिव जो है ना, आप जहन में रखिएगा ये बात, इसमें अरब ममालिक सामने आ जाएंगे ईरान से आगे, क्योंकि जो लेबनान है ना, एक और चक्कर चल पड़ा है बीच में, और वो एक और पुरस्कारियत आ गई है बीच में कि वो पिछले दिनों क्या हुआ है सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत से पहले। अब वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अदालत तो यही करेगी ना बात कि मतलब है कि वो पार्टी को तो डायरेक्शन नहीं दी उन्होंने कहा कि ये पुलिस और इंतज़ामिया यकीनी बनाए कि कोई मसला ना हो। असल बात है पॉलिटिकल लीडरशिप का ना होना इस मामले में। और जो दूसरी बात इसमें बहुत अच्छी रही वो ये है कि इसको अभी तक ना पुलिस ने की तरफ से किसी की सवाए शेयरिंग हुई है, और ये बिल्कुल पुलिस ने इसको प्रॉपर मैनेज किया है तरीके से। कोई और कारकुन जो थे PTI के, उन्होंने भी कोई टायर वगैरह जला दिए, लेकिन होता है ना कि कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया इस्लामाबाद में। अब यहाँ से आगे जो है ना ये नुकसान होगा। अब वो कैसे एहतजाज उनका हो गया और कोई अफसोसनाक वाक़या भी नहीं पेश आया। पॉलिटिकल पार्टीज़ हों तो फिर उनसे बात होती है ना साहब, इंतज़ामिया तो रियासत की मशीनरी है, उसको क्या मतलब, वो जाहिर है कि वो तो कानून के तहत करेंगे काम, उनको पकड़ लें, उनको वो आगे से नहीं। तो यहाँ पॉलिटिकल फोर्सेस को होना चाहिए था इस वक्त, ठीक है, वो पॉलिटिकल फोर्सेस यहाँ पे नहीं थी बदकिस्मती से। पुलिस और रेंजर्स और बाकी जो सिक्योरिटी अदारे वो उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। इनकी तरफ से भी एहतजाज जो है वो जैसे होना था वैसे ही हुआ, कोई मतलब नुकसान, इंसानी गिरफ्तारियाँ हुई, सब रिहाइयाँ हो जाएंगी सब। अब आगे कैसे चलना है वहाँ पे नुकसान ना हो, तो इसलिए अब या तो सियासी जमातें आके बात करेंगी या ये है कि रियासती अदारे बात करेंगे। रियासती अदारे बात करेंगे तो इस अरेंजमेंट का क्या करना है? मैं देखें,
मैं बहुत अरसे से कहता रहा हूँ कि इसमें 3-4 लोग बड़े मुनासिब हैं। अयाज सादिक साहब सामने आ जाएं, ख्वाजा साद रफ़ीक सामने, इवन आना सनाउल्लाह सियासी आदमी, वो शख्सियात, और बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायरा साहब हैं, बहुत बहुत लोग हैं, मैंने किसी से नाम, वो सामने आके एक मुज़ाकरात की कमेटी बना के मामला को हल कराएं, अदालतों तक और रियासती अदारों तक ना लेके जाएँ मामला। तो वो जो है बस वो एक ख़ास माहौल ऐसा बना हुआ है कि उस माहौल के अंदर बस वो कशीदगी है उसको, लेकिन जो टेम्परेचर नीचे लाएगा ना, अगर किसी का देखें ना, हाफिज़ नईम है या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस दिन जब ये मामला चल रहा था फाइज़ा साहब का मामला, तो उन्होंने खामोशी से दरमियान में मामला को ठंडा किया, तो उसमें इसमें किसी की फतह शिकस्त नहीं होती, ये सबको फ़ायदा होता है इस तरह के मामला में। तो ये है कि अब उम्मीद करते हैं क्या, जो मैं एक और बात कह रहा था, बड़ी अजब सी बात है, वो ये है कि जब सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद ईरान कुछ ना करे तो उसके लिए नेतन्याहू पुतिन को फ़ोन कर रहे थे हमले से कुछ देर पहले, और पुतिन ने फ़ोन नहीं उठाया, या ये ज़ाहिर है गैर सरकारी, गैर मुसद्दिका सरकारी, गैर मुसद्दिका ज़रा कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, मगर वहाँ से बहरहाल वो कॉल नहीं हो सकी। और यहाँ पे मैं ये 4th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, ये उस वक्त की स्लाइड है तास के इसराइल जो है वो वे कर रहा है ऑप्शन को कि टॉक्स हो जाएं, 4th स्लाइड, नेतन्याहू की और पुतिन की बातचीत हो जाए, ये फौरी तौर पे जो है ये 1 अक्टूबर है, ठीक है, यानी इस ईरान के हमले से पहले और सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद जो है वो नेतन्याहू फ़ोन करने की एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस फ़ोन को नहीं उठाया गया। 2 लीडर्स जो हैं उन्होंने दिसंबर 2023 के बाद बात करनी थी, तो ये फ़ोन कर रहे थे कि ईरान को रोकें, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ईरान ने अटैक किया। दूसरी बात ये जहन में रखें कि इसमें अमेरिका जो है वो इस वक्त इस प्रॉब्लम में आगे, इलेक्शन ये अक्टूबर शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि ट्रंप एक बात कर रहे हैं, तो पुतिन एक बात कर रहे हैं, वो जो बाइडन है वो एक बात कर रहे हैं, और वो बाइडन तो है ही नहीं अब इसमें, तो कैमला हैरिस जो है वो उनको घेर लिया कल वहाँ पे अरब ने, मुसलमानों ने, सीज़ फायर। लेकिन इसमें जो एक अजीब सी बात सामने आई है दरमियान में, वो एक और चक्कर भी है, और वो जो है वो मैं वाशिंगटन पोस्ट को यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ख़बर जो है ये बड़ी हैरान कुन ख़बर है। ये है 17th स्लाइड। अच्छा, वो ये कहते हैं वाशिंगटन पोस्ट में कि इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ से आप देखें ज़रा, यहाँ इसको रोकें और यहाँ से देखें, ये जो कुछ हुआ है लेबनान में, Biden admin sees a massive opportunity in Lebanon, a senior official told me this week. अच्छा, but to help Lebanon against the sovereignty, Biden administration ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो है जनरल जोसेफ ऑन जो हैं, जो कि उनके लेबनान के आर्मी चीफ हैं, आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर हैं, और 4 महीने पहले वो पेंटागन में गए थे, और उनको माइकल ऑन की जगह जोसेफ ऑन को सदर बना दिया जाए। इसी दौरान वहाँ पे ये, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो हमेशा, ये जो माइकल ऑन है, मैंने आपको बताया था कि माइकल ऑन जो हैं ये बड़े करीब रहे हैं, ये हिजबुल्लाह के करीब रहे हैं। शुरू में इनकी बड़ी शदीद लड़ाई थी, 2006 में वापस आए थे, 2006 में वापस आए तो मुआहिदा हुआ इनका, ये वापस आए। शुरू में ये ज़ाहिर मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे, तो वो सदर उनका वही होना चाहिए। अब जो आर्मी चीफ है वो भी जोसेफ ऑन है, लेकिन वो जो हैं वो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो उसकी वजह ये, और वो ये फिर इसमें भी वो बाइडेन इंतजामिया सोच रही थी किसी बहाने जो है वो लेबनान के आर्मी चीफ को हमने थोड़े दिन पहले पेंटागन में बुलाया है, तो बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन वगैरह हुआ है सारा, तो वो वाशिंगटन पोस्ट स्टोरी छपी आज जो है, इन्होंने मौसूफ जो नेतन्याहू हैं, इन्होंने शुमाली लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। शुमाली लेबनान, जनूबी नहीं, बैरूत को भी जो तबाही है वहाँ पे शुमाली, और वहाँ हिजबुल्लाह नहीं है। वो जो इलाका है, जो भी लेबनान की थोड़ी सी वहाँ गए हैं, ट्रैवल किए, जो शुमाल है वो तो बिल्कुल आप समझेंगे मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, द्रूज हैं, बाकी वहाँ पे अटैक कर दिया, और वहाँ से जनाब, और अब जो लेबनान को डिफेंड कर रहे हैं, देखिए उनकी आर्मी कमज़ोर है, लेबनान की आर्मी बहुत मजबूत कभी भी नहीं रही। उसकी वजह यह कि वहाँ पर ये हिजबुल्लाह और द्रूज और खाना जंगी के दौरान तो उनकी आर्मी बिल्ड करने की कोशिश, एक मतलब उस मुल्क को मैं कहना नहीं चाहता, बड़ा खूबसूरत प्यारा मुल्क है, लेकिन वो कोलैप्स हो गया हुआ ढांचा उनका। वहाँ पर हिजबुल्लाह ही जो है वो एक 2006 में भी हिजबुल्लाह ही लड़ी थी, हिजबुल्लाह ही लड़ रही होती। उनकी अपनी जो नेशनल आर्मी है वो ऐसा नहीं बन पाई, खाना जंगी के दौरान भी तकसीम हो गए, वो मलेशियाज बन गई। अब उनके जो आर्मी चीफ हैं वो मुझे बताएं कि जब ये अटैक हो रहे हैं
अब बैरूत पे अटैक हो रहा है और शुमाली लेबनान पे भी अटैक शुरू हो गए हैं, और साथ ही वो ये खबर भी दे रहे हैं कि बाइडेन साहब ये सोच रही है। तो वो जो है वो बंदा, यानी उसको वो कह रहे हैं एमॉस ह्यूस्टन जब गए थे तो उन्होंने बात भी की थी, हम चाहते हैं हमारा सदर आ जाए, अब सदर को चेंज करें, ये करें वो करें। ये खबर भी चाहते वाशिंगटन पोस्ट छाप रहा है, अजीब। तो उनकी पोजीशन अजीब हो गई है। वो आर्मी, उनके जो आर्मी चीफ है वो कह रहे हैं भाई एक मिनट, ये तो इसराइल हमारे लेबनान पर अटैक कर रहा है, उन्होंने वो आज भरपूर जवाब हुआ है हिजबुल्लाह और ये लेबनीज आर्मी का। लेकिन अब देखें कितनी अजीब सिचुएशन है। अच्छा, अब इसराइल जो है वो इस ट्रैप में तो एंटर हो गया, लेकिन मैंने आपसे वही बात की है कि अब इस ट्रैप में न्यूक्लियर को करना है, इसको करना है, ऑयल को करना है, ऑयल इंस्टॉलेशन को करना है, क्योंकि ये तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है पूरा ऑयल यहाँ पे, ओपेक प्लस, ये ऑयल को करना। और पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देखें, अगर यहाँ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में है ये, बिल्कुल मैं इसीलिए तो मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है इस वक्त। ये SCO जो है ये SCO नहीं है। SCO में आपने ये देखना है कि बायलैटरल मीटिंग्स कितनी होती हैं, कौन से लोग आते हैं, क्या अलामिया जारी होता है, किसके ऊपर क्या स्टैंस होता है। मतलब वो जैसे जयशंकर इंडिया से आ रहे हैं जिनको हम खुशामदीद कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं करूँगा। बायलैटरल मीटिंग ठीक है, वो SCO का इजलास ही हो रहा है उसमें आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है वो आ रहे हैं, लेकिन उनकी बायलैटरल मीटिंग्स और तो होनी चाहिए ना यहाँ पे और मुल्कों के साथ। मतलब है कि SCO में बहुत मुल्क हैं तो उनके साथ कोई ना कोई बायलैटरल मीटिंग उनके वज़राए ख़ारजा के साथ हो सकता है, हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ भी, हम यहाँ पर भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई बायलैटरल तो होंगी ना मीटिंग्स, किसी ना किसी के साथ होंगे। ऐसा तो नहीं वो आए और तकरीर क्यों चले गए हाथ में ला के, सबसे कोई ना कोई बायलैटरल मीटिंग ऐसे मौके पर होती हैं मुख्तलिफ ममालिक की। SCO बहुत बड़ा फोरम है। तो अब इशू ये है सारा कि इसमें उसका अलामिया बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो कैसे, इसमें हो ही नहीं सकता कि वो इसमें SCO जो है वो एक कोई पोजीशन ना ले। इश्यूज़ ही यही हैं, ईरान इशू है, गज़ा उस वक्त कहाँ तक पहुँचता है, लेबनान कहाँ तक पहुँचता है, फिर उसके बाद ये कि इसमें जो है वो ईरान, सऊदी अरेबिया, मिस्र, कतर, टर्की का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। देखें ना, टर्की ने तो बहुत आगे जाके, टर्की ने तो बहुत स्टांस लिया हुआ है। और मैंने आपसे कहा ना कि इसराइल का अपना तेल जो है वो सारा का सारा कैस्पियन से आ रहा है, तो उधर से टूटी बंद की, ना कतर से आ रहा है ना सऊदी अरेबिया, तो कुछ भी नहीं, इधर से, तो इधर से कहाँ से जा रहा है, वो उधर से आ रहा है, वो पाइपलाइन बिछाई है, तो वो एक टूटी बंद करने की देर है रशिया की, तो उधर से। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये अब सबसे अच्छा ये था कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन का सीज फायर प्लान था, काश उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता, और काश वो जो 21 दिन के सीज फायर के पीछे जिन लोगों ने भी एक खेल किया है, एक तमाशा। अब ये देखें खबरें आ रही हैं कि वो वहाँ पे सदर को हटाना चाह रहे हैं, और सदर को हटा के वो आर्मी चीफ वो फुल लेबनान के लड़ रहे हैं। सब वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि वो नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और इस वक्त जो है सीज़ फायर, और वो कहते हैं कि इसराइल जो है कैलकुलेटेड करेगा। यहाँ पर आयतुल्लाह खामेनेई जो है, देखें ईरान और सारे मुल्क बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। फौरी तौर पे आप ये देखें कि वो कतर गए हैं, सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा कतर पहुँचे हैं, ईरान के सदर से मुलाकात की है सारे। उसके बाद वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा, एक सिम्बॉलिक होता है ना कि वो पहले खुद बैरूत पहुँचे हैं रफ़ीक हरेरी एयरपोर्ट पर, और फिर उसके बाद वो दमास्कस पहुँचे हैं, और अरब लीग में सऊदी अरेबिया वापस लाया है सीरिया को। तो और सीरिया जो है उसमें रशिया बैठा हुआ है, रशिया जो है वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन आ गई दरमियान में, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के ऊपर जो है चाइना सपोर्ट कर रहा है। ये सारा एक जो है यहाँ पे सिलसिला है, आपस में चीज़ें लिंक्ड हैं। तो इसमें यह है कि अब मामला उलझे हुए हैं, मिनट टू मिनट कुछ नहीं पता, कोई एक्सीडेंट, कोई पैनिक। हुतीज़ पे अटैक किया ब्रिटेन ने और अमेरिका ने हुतीज़ के ऊपर, तो वो जो है उसको चाइना की तरफ से जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। ग्लोबल टाइम्स में बड़ा अनयूजुअल है कि ये ग्लोबल टाइम्स ने 28 स्लाइड दिखाएं, लेटेस्ट US स्ट्राइक्स ऑन हुतीज़ कॉम्प्लिकेट प्रोलॉन्ग टेंशंस इन मिडल ईस्ट। चाइना भी जो है वो खुल के नहीं भी बात करता, तो उनके पर एक्सपर्ट्स जो है ना वो, तो ये 28 स्लाइड अगर हम दिखा सकें हुतीज़ पे अमेरिका और बरतानिया के अटैक पे, ग्लोबल टाइम्स के एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ये मामलात पेचीदा बना देंगे। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इस वक्त इंतहाई संजीदगी के साथ
आराम से सुकून से ये मामलात को हम, ये मैन मेड क्राइसिस और कुछ भी नहीं है, ये हंगर गेम्स चल रहे हैं, सुकून से लोगों के अंदर भी सुकून आए, लोगों को, लोग वैसे परेशान हाल हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस खड़ा हुआ है, ऑयल की प्राइसेस कहाँ जाती हैं क्या नहीं जाती, मतलब है कि इसको ज़रा आराम से बैठ के यहाँ पे, और जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी भी मियाँ साहब चाहें तो मियाँ साहब ने तो एक फ़ोन उठा के फ़ोन करना है ना महमूद खान अचकज़ई साहब को और ये मामला, लेकिन वो मियाँ साहब भी नहीं आगे सामने आ रहे, तो वो अच्छा होता कि पॉलिटिकल फोर्सेस ये फैसले करती, इसमें अदालतों तक पहुँची मामला ख़राब हुए, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ये नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तक मामला और ख़राब, ये पॉलिटिकल मामलात हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस को ही हल करने चाहिए। जैसे मैंने मिसाल दी कि वो जब तारुल कादरी साहब का पहला वाला धरना आया था तो सारे उसमें हुकूमत के लोग चले गए थे, मुस्लिम लीग नून भी थी उसमें, पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, ऐसे मुज़ाकरात करनी चाहिए थे। तो अब इंतज़ामिया के साथ तो ज़ाहिर है कि वो क्या होगी बात, मतलब अगर इंतज़ामिया तो रियासत है ना, तो रियासत ने उन्होंने मुल्क चलाना है भाई, तो फिर बाकी लोगों ने क्या करना है बैठ के, बहुत शुक्रिया, सिस्टम नहीं चल पा रही है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।